Dear students, welcome to the e-lecture of Product and Brand Management. Unit first, module name is Product Decisions and topic name is Marketing Mix and Product Strategy and Integrated Approach. In the last e-lecture, lecture number first, we discussed meaning of marketing mix, definition of marketing mix and marketing mix for goods. In this e-lecture, we will discuss extended marketing mix for services. मार्केटिंग मिक्स जो टर्म थी वो नील एच बॉर्डन ने दी थी अपने आर्टिकल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स में, और उसे प्रपोज्ड किसने किया था? मैककार्थी ने। उन्होंने डिटेल में बताया था कि हर कंपनी को 4 एलिमेंट्स होते हैं, उनके रिगार्डिंग डिसीजंस लेने होते हैं, और ये जो 4 एलिमेंट्स होते हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, और एक एलिमेंट में कोई चेंज होता है तो उसका इफेक्ट बाकी और एलिमेंट्स पर भी होता है। तो ये जितने भी एलिमेंट्स थे उनका जो इनिशियल लेटर था वो पी से स्टार्ट होता है, तो इसे हम क्या बोलते थे? 4 पीज ऑफ मार्केटिंग मिक्स। और ये 4 पी कौन कौन से थे? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने यहाँ तक पढ़ा था, जब ये मार्केटिंग मिक्स दिए गए थे उस टाइम पर बेसिकली जो इकोनॉमी थी वो मैन्युफैक्चरिंग ड्राइविंग थी, लेकिन टाइम के साथ साथ जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, उसमें कंट्रीब्यूशन है गुड्स के साथ साथ किसका होने लग गया? सर्विसेज का। और आज की डेट में सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन है वो जीडीपी में गुड्स से ज़्यादा हो रहा है। तो वो 4 पी तो थे ही थे, लेकिन इनके अलावा 3 एलिमेंट्स और एडिशनली ऐड हो गए जो कि सर्विस मार्केटिंग में काम में आते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है मार्केटिंग मिक्स फॉर गुड्स तो 4 पी होंगे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अगर कोई पूछता है मार्केटिंग मिक्स फॉर सर्विसेज तो देयर विल बी 7 पीज: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। तो जब है ये मार्केटिंग मिक्स है वो एफएमसीजी सेक्टर के लिए डेवलप किया गया था बेसिकली, जो कि किस में आता है? गुड्स में आता है। तो और 4 पी कौन कौन से थे? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो धीरे धीरे जैसे सर्विस सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में ज़्यादा होने लग गया, तो जो मार्केटिंग मिक्स है उसमें 3 पी और क्या हो गए? एडिशनल ऐड हो गए: पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। तो जो सर्विस मार्केटिंग है उसमें टोटल कितने पीज होते हैं? 7 पी होते हैं। तो आप इसको डायग्राम से समझ सकते हो। जो प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स इनिशियल लेवल में दिया गया था, जिसको गुड्स का मार्केटिंग मिक्स भी बोलते थे, उसमें कितने पी थे? 4 पी: प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्रमोशंस एंड प्लेसमेंट। और जो सर्विस मिक्स है राइट साइड में अगर आप देखोगे तो उसमें ये 4 पी तो इंक्लूडेड है ही हैं, लेकिन इनके अलावा 3 पी एडिशनल क्या हो गए? ऐड हो गए। कौन कौन से? पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। प्रोडक्ट जिस तरह से गुड्स है वो प्रोडक्ट है, सर्विस भी क्या है? प्रोडक्ट है। लेकिन सर्विस गुड्स से किस मायने में डिफरेंट है कि गुड्स टेंजिबल होते हैं और सर्विसेज इंटेंजिबल होते हैं। सेकंड, प्राइजिंग। जिस तरह से गुड्स की प्राइस होती है उसी तरह सर्विसेज की भी क्या होती है? प्राइस होती है। कार है वो गुड्स है तो उसकी भी प्राइस है। तो अगर आप लॉन्ड्री सर्विसेज ले रहे हो तो उसकी भी क्या है? प्राइस है। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज यूज कर रहे हो तो उसकी भी क्या होगी? प्राइस होगी। जिस तरह गुड्स हैं वो अवेलेबल किए जाते हैं कस्टमर्स को, तो जिस तरह से गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी तरह सर्विसेज का भी क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो उसमें ये होता है कि सर्विस के डिस्ट्रीब्यूशन में जो कस्टमर होता है उसको सर्विस लेने के लिए सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना पड़ता है, तो अपने सर्विस प्रोवाइडर को जगह जगह आउटलेट्स ओपन अपने करने पड़ते हैं। और नेक्स्ट क्या है? प्रमोशन। जिस तरह गुड्स का प्रमोशन होता है, एडवर्टाइजमेंट होती है, उसी तरह सर्विसेज की भी क्या होती है? एडवर्टाइजमेंट होती है, प्रमोशन होता है। अगर कार की ऐड आ रही है, रेफ्रिजरेटर की ऐड आ रही है, एसी की ऐड आ रही है, तो इस तरह से हॉस्पिटल्स की भी ऐड आती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की भी ऐड आती है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की भी ऐड आती है, एडवर्टाइजमेंट आता है। तो गुड्स के साथ साथ सर्विसेज का भी क्या होता है? प्रमोशन होता है। तो ये 4 पीस तो हैं ही हैं, लेकिन इनके अलावा जो 3 पीस एडिशनल ऐड हुए हैं उनको अब हम इस ई लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो 3 एडिशनल पी ऐड हुए हैं उसमें फर्स्ट क्या आएगा? पीपल।
गुड्स जहाँ पर बन रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है, उसमें कस्टमर को जाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो कस्टमर है या कंज्यूमर है वो तो रिटेलर से परचेज कर रहा है। तो जो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में एम्प्लॉयज़ हैं, उनका क्या बिहेवियर है, उससे कंज्यूमर को कुछ भी लेना देना नहीं होता है। लेकिन सर्विस लेने के लिए आपको सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना पड़ता है। तो वहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, उन एम्प्लॉयज़ का क्या बिहेवियर है, वो डिसाइड करता है कि आप उस कंपनी की सर्विसेज को अवेल करोगे या नहीं करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल दो बैंक हैं, बैंक ए और बैंक बी। तो आप बैंक है, वो बैंकिंग है, वो किस में आती है, सर्विस सेक्टर में आती है। तो आपको बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराना है, सेविंग अकाउंट ओपन कराना है, तो आप बैंक ए में गए, तो वहाँ पर आपको गेट पर है, जो गेट कीपर था, गार्ड था, उसने आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। आप अंदर आकर बैठ गए, तो वहाँ पर आप विंडो 1 पर गए, तो आपने पूछा सेविंग अकाउंट ओपन कराना है, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, नेक्स्ट विंडो से पता करो। आप सेकंड विंडो पर गए, आपने उनसे सेविंग अकाउंट के बारे में पूछा, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट विंडो पर जाओ। आप नेक्स्ट विंडो पर गए, तो उन्होंने आपको रूखे से व्यवहार रखते हुए है आपको एक फॉर्म दे दिया कि इस फॉर्म को फिल कर लो। आपको फॉर्म समझ में नहीं आ रहा, आप उनके पास गए कि सर बताना ये फॉर्म कैसे फिल होगा, तो आप पर चिल्लाने लग गए कि मेरे को इस वजह से सैलरी थोड़ी मिल रही है कि मैं बताऊं कि कैसे फॉर्म फिल भरा जाता है। फॉर्म फिल करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, मेरा सिर मत खाओ। तो ये जो उनके एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर था, वो बिहेवियर अच्छा नहीं था, वो अप्रोप्रिएट नहीं था। तो आप बैंक ए से आ गए, आपने वहाँ सेविंग अकाउंट अपना ओपन नहीं कराया। अब आप बैंक बी में गए, आप बैंक बी में गए, तो वहाँ पर जो गार्ड था उसने आपको विश किया, आप वहाँ पर जाकर बैठे। तो जैसे ही आप वहाँ पर बैठे, एक रिप्रेजेंटेटिव आया, उन्होंने आपसे पूछा मे आई हेल्प यू सर, तो आपने कहा कि हाँ मुझे सेविंग अकाउंट ओपन कराना है। तो आप वहाँ पर उस रिप्रेजेंटेटिव था, वो कहता है सर आप वेट कीजिए, आपके लिए उन्होंने पानी सर्व किया है। वहाँ पे जो पियोन थे और वो जो रिप्रेजेंटेटिव था, वो एक फॉर्म लेकर आया, उसने आपसे फॉर्म फिल कराया, बताया कहाँ कहाँ पर आपके साइन होंगे, कहाँ कहाँ पर आपकी डिटेल्स फिल होंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और आपको विद इन मिनट्स है सेविंग अकाउंट ओपन कर कर दे दिया। तो आपने वहाँ पर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करा लिया। तो अब कल को कोई भी आपसे पूछता है कौन सा बैंक बेस्ट है, मुझे कहाँ अपना अकाउंट ओपन कराना चाहिए, तो आप बैंक ए की बजाय किसे प्रेफर करोगे, बैंक बी को प्रेफर करोगे। तो बैंक दोनों में ही प्रोडक्ट था सेम, दोनों में ही सेविंग अकाउंट है, दोनों में ही सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट सेम था, दोनों में ही सेविंग अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस सेम था। लेकिन एक बैंक को आप रिकमेंड नहीं कर रहे, दूसरे बैंक को रिकमेंड कर रहे हो, किस वजह से, वहाँ के एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर की वजह से। तो इसी वजह से जो सर्विस सेक्टर की कंपनीज होती हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग देती हैं कि कैसे वो कस्टमर्स के साथ डील करें, क्योंकि जहाँ पर एम्प्लॉयज़ अच्छे होंगे, उनका बिहेवियर अच्छा होगा, तो उस सर्विस प्रोवाइडर का कस्टमर बेस क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो कई कस्टमर्स हैं, वो किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को प्रेफर कर रहे हैं, किसकी वजह से, वहाँ के एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर की वजह से। तो वहाँ के जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, उन एम्प्लॉयज़ में कर्टसी होनी चाहिए, उन एम्प्लॉयज़ में नॉलेज होनी चाहिए कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी के सर्विस के बारे में, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, राइट एटीट्यूड होना चाहिए, प्रॉपरली वेल ड्रेस्ड होने चाहिए, जिससे कि जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो कैसा हो, पॉजिटिव कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो। तो कहाँ पर इंपॉर्टेंस ज़्यादा हुई एम्प्लॉयज़ की, सर्विस सेक्टर में। तो यहाँ पे पीपल का क्या मतलब है, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट पी क्या आ जाएगा, प्रोसेस। कोई गुड्स कैसे बन रही है उससे अपने को कोई मतलब नहीं होता है। नॉर्मल कस्टमर्स को, आप एमबीए कर रहे हो तो आप इंडस्ट्रियल विजिट में जाकर ऑर्गेनाइजेशन या प्लांट को विजिट कर रहे हो, वो बात अलग है। लेकिन अगर हम एज ए कंज्यूमर देखें तो जो प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, हम प्लांट में जाकर उनको नहीं देखते हैं। लेकिन सर्विस लेने के लिए हमें सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना पड़ रहा है, और सर्विस किस तरह से दी जा रही है
वो भी मैटर करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपने रेस्टोरेंट में कोई ऑर्डर दिया, तो आपने देखा वहाँ पर जो सर्वेंट है जो कि आपसे है ऑर्डर ले रहा था, उसने ऑर्डर लेने के बाद वो प्रॉपर हाइजीनिक नहीं था, वो एक ही आपकी चारों उंगलियों को ग्लास में डुबो कर ले आया और आपको पानी दे रहा है। इसके बाद है उसने देखा कि जो टेबल थी वो टेबल भी गंदी थी, उसको उसने क्लीन नहीं किया, और जो बर्तन थे, जो यूटेंसिल्स थे, वो भी आपको दिख रहे थे कि यूज्ड थे, उसी में उन्होंने आपको खाना लाकर दे दिया, और आपके सामने ही जो बचा हुआ खाना था वो दूसरी कटोरी में सर्व कर कर दूसरे कस्टमर को दे दिया। तो ये जो प्रोसेस था ये बिल्कुल हाइजीनिक नहीं था। आप उस रेस्टोरेंट को कभी भी प्रेफर नहीं करोगे। आप दूसरे रेस्टोरेंट में गए, आपने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर जो सर्वेंट थे, सर्वर्स थे, उन्होंने सबने प्रॉपरली है ग्लव्स पहने हुए हैं, उनके जो हेयर्स हैं नीट एंड क्लीन है, और वो आपको वाटर लेकर आए तो ग्लास है प्रॉपरली ट्रे में लेकर आए थे, उनके ऊपर लिड लगी हुई थी, और उसके बाद उन्होंने जो आपने ऑर्डर दिया था वो सर्व किया, वो भी प्रॉपर हाइजीनिक तरीके से था, प्रॉपर उसकी पैकिंग थी, अच्छे यूटेंसिल्स थे, क्लीन यूटेंसिल्स थे, जो टेबल थी जहाँ बैठे हुए थे वो प्रॉपरली क्लीन थी। तो वो जो फूड सर्व करने का प्रोसेस था वो प्रोसेस क्या था, हाइजीनिक था, प्रॉपर था, क्योंकि वो आपको आपकी आंखों के सामने दिख रहा था। तो आप उस रेस्टोरेंट को क्या करोगे, प्रेफर करोगे। इसी तरह से आप एयरलाइन से जा रहे हो तो इकोनॉमी क्लास अलग होगी, एग्जीक्यूटिव क्लास अलग होगी। तो अगर किसी ने एग्जीक्यूटिव क्लास का टिकट लिया है और उसको भी वैसा ही ट्रीट मिल रहा है जैसे इकोनॉमी क्लास वाले को मिल रहा है, उसको भी वही फैसिलिटी मिल रही है, उसको भी है सोने के लिए वहाँ पर है केबिन नहीं मिल रहा, केवल उसको भी सिटिंग ही मिल रही है, और उसको भी सब लोगों के साथ है वहाँ बैठना पड़ रहा है, तो उसको नज़र आ रहा है वो प्रोसेस, तो वो फ्यूचर में कभी भी एग्जीक्यूटिव क्लास का टिकट नहीं लेगा। तो उसे वहां पर नजर आना चाहिए, दिखना चाहिए कि इकोनॉमी क्लास के कस्टमर्स के लिए अलग प्रोसेस है और एग्जीक्यूटिव क्लास के जो कस्टमर्स है जिन्होंने टिकट लिया है उसके लिए अलग प्रोसेस है। तो प्रोसेस की इंपॉर्टेंस किस में ज़्यादा होती है, सर्विस में ज़्यादा होती है। और नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, फिजिकल एविडेंस। क्योंकि कई प्रोडक्ट्स कहाँ बनते हैं आपको उनके प्लांट की भी नॉलेज नहीं होती है कि ये प्रोडक्ट कहाँ बना है। कई बार आपकी कर्टसी होती है तो आप पैकेजिंग पर पढ़ लेते हो मैन्युफैक्चरर्ड बाय और प्लांट, लेकिन ज़्यादातर हैं उनको कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन क्योंकि सर्विस लेने के लिए आपको सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना पड़ रहा है, तो जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको फिजिकल एविडेंसेस भी देने पड़ेंगे जिससे कि पता चल जाए कि ये जो सर्विस प्रोवाइडर है ये ऑथेंटिक है या नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी के दांत में दर्द हो रहा था तो उसका कोई फ्रेंड कहता है कि मुझे बहुत अच्छा डेंटिस्ट पता है, चल मैं वहाँ पर तुझे लेकर चलता हूँ। तो वो वहाँ पर उसको लेकर गया तो देखा वहाँ पर तो कोई डेंटल हॉस्पिटल का बोर्ड ही नहीं लग रहा था। फिर वो अंदर गए तो देखे ना तो कोई रिसेप्शन था, ना ही कोई पेशेंट बैठे हुए थे, ना ही कोई दांतों की बीमारियाँ या टीथ्स के जो डिजीज हैं उनके पोस्टर्स लगे हुए थे, ना ही कोई डॉक्टर का केबिन था। अंदर है फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन बैठा हुआ था तो ना तो उसने कोई एप्रिन पहन रखा था, ना वहाँ पर दांतों का है कोई टेबल थी, ना कोई वहाँ पर चेयर थी, ना ही उसकी डॉक्टर की डिग्री लगी हुई थी। और उसके आपने फॉर एग्जांपल टेबल पर है प्लास रखा देख लिया तो आप घबरा जाओगे कि भैया ये डॉक्टर है या प्लास से खींचकर मेरा दांत निकालेगा, तो ये तो कोई झोला छाप डॉक्टर है, तो आप वहाँ से भागकर वापस आ जाओगे। अब आप दूसरी जगह गए, वहाँ पे प्रॉपर डेंटल हॉस्पिटल का बोर्ड लगा हुआ था, आप अंदर गए तो रिसेप्शन था, वहाँ पर पेशेंट बैठे हुए थे, सब दांतों के दर्द की वजह से या डिजीज की वजह से बैठे हुए थे, दांतों की बीमारियों के पोस्टर्स लगे हुए थे, डॉक्टर का केबिन था। आप वहाँ पर अंदर गए तो पीछे डॉक्टर की बीडी CMDS की डिग्री लगी हुई थी, एक डेंटिस्ट है वो टेबल थी, चेयर थी, और जो डॉक्टर है उसके पास है वो दांतों की दवाइयाँ रखी हुई थी। तो आपको ये देखकर और जो आपने रिसिप्ट देखी, जो उन्होंने आपको रिसिप्ट दी, उस पर भी है दांतों की बीमारियों के बारे में लिखा हुआ था। तो आप उससे यकीन कर लोगे कि हाँ भाई मैं बिल्कुल सही जगह पर आया हूँ, ये डेंटिस्ट हॉस्पिटल है। तो ये किससे पता चला, फिजिकल
एविडेंसेस। एक सेम रूम है, अगर उस रूम में टेबल्स रखी हुई हैं, चेयर्स रखी हुई हैं, वाइट बोर्ड है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, तो आपको क्या फिजिकल एविडेंस लगेगा? ये क्लासरूम है। अब वही रूम है, उसमें आपको है बेड है, उन पर है ग्रीन है वो चादर बिछी हुई है, बगल में ग्लूकोज लटकाने के लिए है स्टैंड है, साइड में बैठने के लिए अलग से चेयर्स हैं। तो आपको क्या समझ में आ जाएगा? ये किसी हॉस्पिटल का वार्ड रूम है। तो ये चीज़ वही रूम है। वो कैसे लग रहा है कि ये क्लासरूम है या हॉस्पिटल का वार्ड रूम है? वहाँ के फिजिकल एविडेंसेस से। आप है स्विट्ज़रलैंड घूम कर आना चाहते हो, तो आप एक ट्रैवल एजेंट के पास गए, तो आपने देखा कि वहाँ पर अलग अलग एयरलाइन के ऑथराइज्ड डीलर का है, एजेंट का इसके पास सर्टिफिकेट लगा हुआ है, अलग अलग एयरलाइन कंपनीज के पैकेजेस लगे हुए हैं, कंप्यूटर है, एसी ऑफिस है। तो आपको उससे क्या हो जाएगा? बिलीव हो जाएगा कि हाँ ये वाकई में ही ट्रैवल एजेंट है। तो आप वहाँ से टिकट बुकिंग कराओगे। आप किसी दूसरी जगह गए, वहाँ पे टूटा फूटा सा ऑफिस था, एक कंप्यूटर है वो भी बहुत पुराना है, ना ही कोई है ट्रैवल एजेंट्स के सर्टिफिकेट्स लगे हुए हैं उसके पास, ना ही कोई है अलग अलग एयरलाइन कंपनीज के पैकेजेज हैं, ना ही वहाँ पर आपको कोई स्टाफ दिख रहा है। तो फिजिकल एविडेंसेस से आपको क्या लगेगा कि ये गलत है, ये शायद ट्रैवल एजेंट नहीं है, ये मेरे पैसे हड़प सकता है। तो आप वहाँ से अपना टिकट बुक नहीं कराओगे। तो ये किससे लगता है आपको? फिजिकल एविडेंसेस से। ये रेस्टोरेंट है, आपको कैसे पता चलेगा? वहाँ के फिजिकल एविडेंसेस से। तो सर्विस सेक्टर में फिजिकल एविडेंसेस की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, क्योंकि कस्टमर को सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना पड़ता है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फिजिकल एविडेंसेस की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि प्लांट में केवल प्रोडक्शन के जो एम्प्लॉयज़ है वहीं आएंगे, उनको गुड्स को प्रोड्यूस करना है, कस्टमर है डायरेक्टली वहाँ खरीदने नहीं आएगा। तो ये जो एडिशनल 3 P's हैं ये किस में आते हैं? सर्विस सेक्टर में आते हैं। तो अभी तक जो अपन ने पढ़ा है उसमें क्या समझ में आया? गुड्स की मार्केटिंग में देयर विल बी 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। सर्विसेज की मार्केटिंग में देयर विल बी 7 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। और उसके अलावा 3 एडिशनल P's कौन कौन से होंगे? पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंसेस। अब नेक्स्ट अपना इसी में ही आ जाएगा प्रोडक्ट स्ट्रेटजी। तो प्रोडक्ट स्ट्रेटजी का क्या मतलब बताया था कि जितने भी पीज हैं ये आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, और किसी एक पी में चेंज आता है उसका इम्पैक्ट बाकी सारे पीज पर पड़ता है। तो प्रोडक्ट स्ट्रेटजी तो सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब होता है? एंड रिजल्ट डिजायर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आती है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का क्या मतलब होता है? टूल्स एंड टेक्निक्स टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। तो प्रोडक्ट स्ट्रेटजी का क्या मतलब होगा? वो टूल्स एंड टेक्निक्स जिसके थ्रू हम जो प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करते हैं। तो आपने पढ़ा था प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कि प्रोडक्ट है मार्केट में सक्सेसफुल हो, प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर हो। तो उसके रिगार्डिंग जो प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज क्या होंगे? प्रोडक्ट का प्रॉपर पैकेजिंग होनी चाहिए, प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए, वारंटी गारंटी होनी चाहिए, आफ्टर सेल सर्विसेज है, इंस्टॉलेशन फैसिलिटीज़ है, एसेसरीज क्या देनी है, उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, लेबलिंग कैसी होनी चाहिए। तो ये जो सारे के सारे डिसीजंस हैं इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट स्ट्रेटजी बोलते हैं। तो खाली जो प्रोडक्ट है उसके साथ फिजिकल जो डायमेंशन है वही नहीं होता, उसकी ब्रांडिंग भी होनी चाहिए, उसकी इमेज भी होती है, ब्रांड पर्सनैलिटी भी होती है। वही सारे के सारे अपन आगे के मॉड्यूल में डिटेल में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट और लास्ट फर्स्ट लेक्चर का जो अपना ये टॉपिक था, जो आज अपन सेकंड लेक्चर में अब कंप्लीट कर रहे हैं, उसमें लास्ट क्या आएगा? मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू ए मार्केट दैट माई सेटिस्फाई ए वांट और नीड। तो कोई भी चीज़ जो मार्केट में ऑफर हो रही है और कस्टमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है, तो वही क्या कहलाता है? प्रोडक्ट कहलाता है। तो बेसिकली प्रोडक्ट के 2 कंसेप्ट होंगे, नैरो कंसेप्ट एंड वाइड कंसेप्ट। तो फर्स्ट क्या है? नैरो कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट है
वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का एक बंडल होता है जिसकी कोई ना कोई यूटिलिटी होती है। प्रोडक्ट है वो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, और जो प्रोडक्ट है वो ऑब्जेक्ट होता है जो कि कस्टमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करता है। तो जो फैन है, टेबल, पेन, कूलर, चेयर, ये सब क्या है? प्रोडक्ट हैं। जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप का वेट है, हाइट है, लेंथ है, विड्थ है, ये तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? फिजिकल प्रॉपर्टी। और ये मेटल का बना हुआ है, कुछ पोर्शन प्लास्टिक का बना हुआ है, इसमें कुछ ग्लास का यूज हुआ है, वो इसकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी? केमिकल प्रॉपर्टी होगी। पेन है, पेन की लेंथ है, पेन की शेप है, पेन का डायमेंशन है, ये तो कौन सी प्रॉपर्टीज होगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज। और पेन प्लास्टिक का है या पेन मेटल का है या पेन वुडन का है, ये उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज होगी? केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। तो जो प्रोडक्ट है वो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज का एक बंडल होता है, और इसकी कुछ ना कुछ क्या होती है? यूटिलिटी होती है। जैसे कि फैन है वो हवा के काम आ रहा है, टेबल है वो चीज़ों को रखने के काम आ रही है, पेन है वो लिखने के काम आ रहा है, कूलर है वो गर्मियों में ठंडी हवा के लिए काम आ रहा है, चेयर है वो बैठने के काम आ रही है। तो हर प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ क्या होगी? यूटिलिटी होती है। नेक्स्ट क्या है? वाइडर कंसेप्ट। तो नैरो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो टेलीविज़न एक प्रोडक्ट है, लेकिन वाइडर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर वो टेलीविज़न 3 अलग अलग स्क्रीन साइजेज में आ रहा है, जैसे कि 32 इंच, 43 इंच और 55 इंच, तो वो तीनों अलग अलग प्रोडक्ट्स होंगे, क्योंकि वो अलग अलग कस्टमर की नीड्स और वांट्स को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई कर रहे हैं। नैरो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग लैपटॉप है वो एक प्रोडक्ट है, लेकिन अगर लैपटॉप है 2 GB रैम, 4 GB रैम और 6 GB रैम में आ रहा है, तो वो तीनों क्या होंगे? अलग अलग प्रोडक्ट होंगे। नैरो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसी एक प्रोडक्ट है, लेकिन वाइडर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग 1 टन का एसी एक अलग प्रोडक्ट है, 1.5 टन का एसी एक अलग प्रोडक्ट है, 2 टन का एसी एक अलग प्रोडक्ट है, क्योंकि वो अलग अलग कस्टमर की नीड्स और वांट्स को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। नैरो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टूथपेस्ट एक प्रोडक्ट है, लेकिन वाइडर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग 100 ग्राम टूथपेस्ट एक अलग प्रोडक्ट है, 150 ग्राम टूथपेस्ट एक अलग प्रोडक्ट है, और 175 ग्राम टूथपेस्ट एक अलग प्रोडक्ट है, क्योंकि वो अलग अलग कस्टमर के नीड्स और वांट्स को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो फ्लिप कॉटर ने क्या डेफिनेशन दिया है कि प्रोडक्ट इज ए बंडल ऑफ फिजिकल सर्विसेज एंड सिंबॉलिक पर्टिकुलर्स एक्सपेक्टेड टू यील्ड सेटिस्फैक्शन और बेनिफिट्स टू द बायर। तो जो प्रोडक्ट है वो बंडल होता है फिजिकल एट्रीब्यूट्स का, जो विजिबल होते हैं, टेंजिबल्स होते हैं। खाली प्रोडक्ट के साथ है फिजिकल एट्रीब्यूट्स ही नहीं मिलते हैं, सर्विसेज भी मिलती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्विसेज है, 1 सर्विस, 2 सर्विस, 3 सर्विस, उसके साथ आफ्टर सेल सर्विसेज मिल रही हैं। और सिंबॉलिक का मतलब प्रोडक्ट का ब्रांड नेम होगा, लोगो होगा, टैगलाइन होगी, जो कि उस प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं। तो इन सबको मिलाकर एक कंप्लीट क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। तो इसी के साथ ही आपके सिलेबस में ये फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ था, मार्केटिंग मिक्स एंड प्रोडक्ट स्ट्रेटजी इंटीग्रेटेड अप्रोच। ये आपके 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो गया। लेक्चर फर्स्ट में हमने गुड्स की मार्केटिंग मिक्स पढ़ी थी, लेक्चर सेकंड में हमने उसी को आगे कंटिन्यू रखते हुए सर्विसेज की मार्केटिंग मिक्स पढ़ी, प्रोडक्ट स्ट्रेटजी का मतलब पढ़ा और प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।